नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आइए खबर दिन भर की शुरुआत करते हैं और आइए विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। राहुल गांधी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा हमला बोला है। मायावती कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो शुरू से ही आरक्षण विरोधी रही है। एक के बाद एक सोशल मीडिया एक्स पर मायावती ने ये पोस्ट किए हैं। वो लिख रही हैं कि SC/ST आरक्षण खत्म करने की साजिश में कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है। लोग कांग्रेस से सावधान रहें। ये मायावती की तरफ से लोगों को आगाह करने वाला सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें सीधे सीधे कटघरे में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को मायावती ने खड़ा किया है। आरक्षण खत्म करने की साजिश में कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस शुरू से आरक्षण विरोधी रही। ये जोरदार हमले मायावती की तरफ से बोले गए हैं। राहुल गांधी पर मायावती का बड़ा हमला। तो मुद्दा आरक्षण का, और इसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर मायावती ने कटघरे में कांग्रेस को खड़ा किया है। मायावती की तरफ से कहा गया कि OBC आरक्षण तक कांग्रेस के राज में नहीं मिला था। मायावती की तरफ से कहा गया जातीय जनगणना अपने समय में सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं करवाई और ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ये मायावती की तरफ से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, मैं आपको बता देती हूं। राहुल ने कहा हम बेहतर स्थिति में होंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे। राहुल गांधी के बयान को कोट करते हुए मायावती की तरफ से लोगों को आगाह किया गया है कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी, कांग्रेस से सावधान रहें। कांग्रेस सालों से आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है, ये कहना है मायावती का। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित के ही पास आपको लेकर चलते हैं और अंकित से जरा ये समझते हैं, साथ ही आपको बताते हैं कि इस समय हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी को भी आप देख रहे हैं, इस समय मौजूद है। पहले अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं। मायावती का ये हमला सीधे कटघरे में कांग्रेस पार्टी को खड़े करते हुए, और वो भी उस मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे को लेकर जिस पर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को घेरा जा रहा है। अंकित, मुझे लगता है अंकित को अभी हमारी आवाज नहीं मिल रही है। मैं संजय त्रिपाठी का रुख करती हूं। संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ मिल रही है जी। जरा मुझे बताइए कि मायावती का ये हमला, आरक्षण का मुद्दा जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आक्रामक है, और उसी मुद्दे को लेकर मायावती अगर कांग्रेस पर अटैक कर रही हैं तो इसके मायने क्या है? देखिए, 2024 में रोमाना जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें कांग्रेस पार्टी ने लगातार ये बात कही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में आती है तो संविधान से छेड़छाड़ करेगी, आरक्षण को खत्म कर देगी। और कांग्रेस का ये दांव बड़ा सटीक बैठा था, उनको अच्छा खासा माइलेज मिला था। भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो उनकी सीटें थी वो काफ़ी कम हुई थी। लेकिन अब जो ताज़ा बयान राहुल गांधी का है, जिस तरह की बात उन्होंने वाशिंगटन में कही है, उसको लेकर के नया विवाद छिड़ गया है और इस पर मायावती ने उनको आड़े हाथों ले लिया है। मायावती ने राहुल गांधी को फंसा दिया है कहीं ना कहीं उनके बयान पर ये कह करके कि अगर कांग्रेस पार्टी अच्छी स्थिति में आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी SC/ST OBC का। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व DGP ब्रजलाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रजलाल जी, मायावती का कहना है कि कांग्रेस लंबे समय से आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का जो बयान है वो कुछ ऐसा ही संदेश दे रहा। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल मैं सही मानता हूँ। अरे, आरक्षण की जो ख़त्म करने की बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में, उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। वो पत्र मौजूद है, पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा था कि हमें आरक्षण पसंद नहीं है। ये पंडित नेहरू का था। और इसके अलावा जो इनकी जितनी कार्यविधियाँ हैं वो सब ये है दलित विरोधी है। दलितों को केवल इन्होंने वोट बैंक समझा, लेकिन दलित आज समझ गया है कि ये कांग्रेस पार्टी हमेशा उनकी विरोधी रही है। इन्होंने हमेशा दलितों को दरकिनार किया, इसलिए कभी दलित अब इनके उसमें नहीं फंसने वाले हैं। और राहुल गांधी, ये सही बात है, कांग्रेस आई तो दलितों का नुकसान ही करेगी, क्योंकि इनके तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1961 में कह चुके हैं। 24 के इलेक्शन में माइलेज मिला है कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे को लेकर के कि संविधान खत्म से छेड़छाड़ करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। तो लगता नहीं बार बार वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं? काठ की हंडी एक बार चढ़ती है। 10 साल से मोदी सरकार थी, संविधान और मजबूत हुआ। महिलाओं को 33% आरक्षण मोदी सरकार ने दिया, कांग्रेस ने तो दिया नहीं। तो ये संविधान इतना मजबूत हुआ
और इनका कि संविधान ख़त्म कर देंगे, उसकी हवा निकल चुकी है। और अब इसका उल्टा थप्पड़ कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा, क्योंकि ये संविधान की करके दलितों के, सही बात है, गुमराह किया। इतना ही नहीं, पीएफआई जैसे संगठन, आतंकवादी संगठन, इसी आपके लखनऊ में घंटाघर पर, दिल्ली शाहीन बाग, वहाँ पर ये करते थे, बाबा साहब का फोटो रखते थे, संविधान रखते थे, राष्ट्रीय झंडा, वो कहते थे बीजेपी आएगी सीए के विरुद्ध, नागरिकता संशोधन अधिनियम, वो अधिनियम जिसमें टोटल जो नागरिकता मिली है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदुओं, सिखों, पारसी, ईसाई, उसमें 70 से 75% नागरिकता दलितों को मिली है। दलित बेचारों को कुछ नहीं मालूम। और ये इन संगठनों जो पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन, उनके भावनाओं को कैश करने को आरोप लगा रहे हैं। ब्रजलाल जी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर और राहुल गांधी पर कि हमेशा से कोशिश रही है कांग्रेस पार्टी की। नेहरू जी का उदाहरण भी दे रहे हैं कि किस तरह से संविधान और आरक्षण खत्म करने की बात उस समय हुई थी जब नेहरू जी का राज हुआ करता था, और आज फिर राहुल गांधी कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, ऐसा ब्रजलाल का कहना है। ये भी कहा है कि जो 24 में जिस तरह के नतीजे आए हैं और उस समय आरक्षण की बात की गई थी, आरक्षण खत्म करने की बात की थी, संविधान खत्म करने की बात विपक्ष की ओर से की गई थी, तो ये काट की हांडी थी जो एक बार तो चढ़ गई रोमाना, बार बार नहीं चढ़ने वाली। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप, रहिए हमारे साथ। मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, इस बीच मैं दर्शकों को बताती हूं कि दरअसल अमेरिका में आरक्षण को लेकर राहुल गांधी बोले क्या। जब तक समान मौका नहीं तब तक आरक्षण जारी रहेगा, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। अभी भारत में सबको समान मौका नहीं, मतलब अभी आरक्षण जो है वो देश में जारी रहेगा। देश में 90% लोगों को मौके नहीं मिल रहे, ये राहुल गांधी ने कहा। सबको समान मौका नहीं है, इसीलिए आरक्षण की जरूरत है देश में। टॉप 200 उद्योगपतियों में महज एक ही ओबीसी। Is that 90% of India is not able to play, right? Go through the list of every single business leader in India, and I've done it. Show me the tribal name, show me the Dalit name, show me the OBC name. Out of the top 200, I think there's one OBC. They're 50% of India. So we're not treating the symptom. That's the problem. Right? Now, it's not the only tool. There are other tools. But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem. सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी इस समय मौजूद हैं। अंकित, जो राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि जब तक समान मौके नहीं तब तक देश में आरक्षण की जरूरत है, तो फिर तो कांग्रेस समर्थक ये कहेंगे कि बहन मायावती जो हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को अपनी राजनीतिक सहूलियत के हिसाब से ट्विस्ट दे रही हैं। बिल्कुल रोमाना, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की तो उनकी तरफ से दलील जरूर दी जाएगी, लेकिन हमको ये भूलना नहीं होगा कि आरक्षण के मुद्दे पर इस देश में जब भी कोई बयान आया है तो वो जो है एक राजनीतिक मुद्दा बना है और चुनावों तक वो पहुंचा है। और हमको भूलना यह भी नहीं होगा कि 2015 में मोहन भागवत ने भी आरक्षण के मुद्दे पर एक बयान दिया था कि उसको जो है जरूरत के हिसाब से रिव्यू किया जाना चाहिए, लेकिन वो बिहार चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर बना था और बीजेपी उस दौरान वहां चुनाव हार गई थी। अगर हम जो है हाल ही की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से सब क्लासिफिकेशन की बात वाला जो फैसला आया था, उसको लेकर भी विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर था कि ये तो सत्ता पक्ष ऐसा चाहती है और वो आरक्षण खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी जो पूरे चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, वहां पर संविधान की जो किताब लेकर के यही कह रहे थे कि देखिए ये लोग संविधान के खिलाफ हैं, आरक्षण के खिलाफ है। तो समूचा विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर इस चीज को लेकर के हमलावर था। और अब जबकि राहुल गांधी ने भले ही ये कहा हो कि जब देश में एक आदर्श स्थिति होगी तब हम जो है उस पर चर्चा शुरू कर सकते हैं, लेकिन यकीनन अब ये एक राजनीतिक बयान, ये जो एक राजनीतिक मुद्दा जरूर बनेगा। और यकीन मानिए, सिर्फ मायावती ही नहीं, मुमकिन है कि तमाम जो सत्ता पक्ष से जुड़ी हुई पार्टियां हैं वो भी जो राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ आपको मोर्चा लेती हुई या सड़क पर उतरती हुई तक नजर आ जाएं। जी, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी। और आइए एक बार फिर से जरा आपको लेकर चलेंगे, संजय त्रिपाठी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो मतलब संजय, अब यहां पर ये बात निकली है तो फिर तो दूर तक जाएगी। अभी तक तो सिर्फ बीएसपी, अब खुलकर सामने बीजेपी भी आएगी। और वो मुद्दा आरक्षण वाला जिस पर कांग्रेस या यूं कहें इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को बैकफुट पर लाने की पूरी जुगत लगाती थी, पूरी कोशिश करती थी, अब उसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस की घेराबंदी बीजेपी की तरफ से भी।
दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है रोमाना। और बीजेपी दूध की जली हुई है आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर, जो अभी हाल का इलेक्शन हुआ है। अब दोबारा ये जिन्न बाहर निकला है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसका काउंटर किया था, ये बता करके कि लोगों को बरगलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। बावजूद इसके बात नहीं बनी और भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने ये बात दोबारा से कही है और मायावती ने इसका काउंटर कर दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो फिर एक बार मौका मिल गया ना कांग्रेस पार्टी पर हमला करने के लिए। मायावती जी ने क्या कहा है? मायावती ने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी वर्षों से दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, सबका आरक्षण खत्म करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी यही बात कह रहे हैं और ये भी कहा है कि राहुल गांधी अगर ताकत में आएंगे तो वो इन सारे आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो बीजेपी को भी तो एक तरीके से गेंद बीजेपी के पाले में आ गई। हमेशा कहते हैं 1961 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजकर कहा था कि उन्हें आरक्षण पसंद नहीं है, तो उन्हीं के परिवार के तो हैं, तो ये कह रहे हैं। और सही बात है, ओबीसी को कभी कांग्रेस ने आरक्षण दिया? जब मंडल कमीशन बनी उसके पास 52-53 में काका कालेकर का कमीशन बनी बैकवर्ड का, फिर मंडल कमीशन इन्होंने लागू नहीं किया। राजीव गांधी जी कहते थे मुझे ये मंडल कमीशन पसंद नहीं है, और उसके बाद जब बीपी सिंह सरकार आई तब जाकर मंडल कमीशन बना और ओबीसी को आरक्षण मिला। और उसका ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा 1 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। राहुल गांधी तो अब ये कह रहे हैं कि अब तो भाजपा की सरकार है केंद्र में, 70 अफसर जो 70 ब्यूरोक्रेट्स हैं वो केंद्र सरकार को चला रहे हैं, और 70 में से 10 अफसर भी नहीं होंगे जो दलित, पिछड़े, ओबीसी, आदिवासी, अल्पसंख्यक होंगे। मतलब बाकी के सोचिए 90% जो हैं वो सवर्ण वर्ग के हैं या बिना आरक्षित वर्ग के हैं। ऐसा है, जो हम कंपटीशन से आते हैं IAS IPS और IPS IPS में कंपटीशन से आते हैं, उसके बाद प्रमोट हम के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अक्सर मैंने बीजेपी के देखा सांसद है बृजलाल और जबरदस्त अंदाज में राहुल गांधी पर इनकी तरफ से भी वार किया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने सरकार में भागीदारी को लेकर भी एक बार फिर से सवाल उठा दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो 70 नौकरशाह सरकार में वित्तीय फैसले लेते हैं उनमें सिर्फ एक आदिवासी है। भारत के 90% लोगों की सरकार के फैसलों में सिर्फ 10% हिस्सेदारी। आदिवासी समाज को 100 रुपए में सिर्फ 10 पैसे, दलित ओबीसी समाज को 100 में सिर्फ 5 रुपए मिलते हैं। ये कहना है राहुल गांधी का। Let's look at the numbers. If you look at the Indian government and you look at, there are 70 bureaucrats who run the Indian government, secretaries to the government of India. These are the guys that take pretty much all the financial decisions in the government. Okay? If you add up Dalits, tribals, OBCs, they come to 73%. Out of 70 people, there's one tribal. I think 3 Dalits, 3 OBCs. So, and I think a minority. So, 90% of India, in the government of India, has access to less than 10% of the positions that determine how money is going to be spent. And when you actually look at the financial numbers, then tribals get 10 paisa out of 100 rupees. Dalits get, I think, 5 rupees out of 100 rupees. And OBCs get a similar number. So, the fact of the matter is that they're not getting participation. और आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जानकारी बड़ी सामने आई है। हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस के बागियों पर आम आदमी पार्टी ने नजर टिका दी है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 1 बागी को टिकट दे दिया है। आम आदमी पार्टी ने बरवाला से बीजेपी के बागी छत्रपाल को टिकट दिया। थानेसर से बीजेपी के कृष्ण बजाज को चुनाव मैदान में उतार दिया। बावल से कांग्रेस के बागी जवाहरलाल को टिकट दे दिया है आम आदमी पार्टी ने। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस समय मौजूद है। दीपक, मतलब आम आदमी पार्टी की रणनीति बिल्कुल साफ है, बागी जो हैं उनको साथ लिया जाए और चुनाव मैदान में पार्टी को मजबूत किया जाए।
और बिल्कुल रोमाना, यही प्लान बी था आम आदमी पार्टी का, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं भी चल रही थी। आम आदमी पार्टी ने पहले गठबंधन के लिए पूरा जोर लगाया, कांग्रेस पर दबाव बनाया, कोशिश ये तक की गई कि अगर गठबंधन हरियाणा में होता है तो दिल्ली में भी इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिल सकेगा, लेकिन बात नहीं बन पाई, गठबंधन नहीं हो पाया। तो अब आम आदमी पार्टी ने अपना प्लान भी शुरू कर दिया है, और जिसके तहत कल ही 2 लोगों ने ज्वाइन किया था, जिसमें से बीजेपी के बागी छत्रपाल, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं हरियाणा में, उनको शामिल किया गया था कल ही, और आज उन्हें टिकट दे दी गई है। इसके अलावा जवाहरलाल जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं हरियाणा के बावल से, उनको उम्मीदवार बना दिया गया है। तो सीधे तौर पर अब आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि जितने भी बागी नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास काफ़ी बड़े चेहरे नहीं हैं हरियाणा की अगर बात की जाए तो, ऐसे में कोशिश ये रहेगी कि जो जाने पहचाने चेहरे हैं, जो चाहे बीजेपी से हैं चाहे कांग्रेस से, उनको शामिल कर उन्हें टिकट दी जा सके। अब तक 29 उम्मीदवार उतार चुकी आम आदमी पार्टी। दूसरी सूची थी जो कि 9 उम्मीदवार उतारे गए हैं, और अब माना जा रहा है कि कांग्रेस की लिस्ट पर भी नजर है आम आदमी पार्टी की। जैसी लिस्ट बाहर आएगी उसमें से जो बागी नेता निकल कर आएंगे उनको कांग्रेस आम आदमी पार्टी टिकट दे सकती है और उम्मीदवार बना सकती है। बिल्कुल, तो अब तक 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। शुक्रिया आपका दीपक रावत। मैं आगे बढ़ रही हूं, अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। गाजियाबाद में कस्तूरबा गांधी हॉस्टल से 3 छात्राएं लापता हो गई हैं। लापता छात्राओं की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश की जा रही है। आपको बता दें, आखिरी बार हॉस्टल की गैलरी में टहलती हुई नजर आई थी ये तीनों छात्राएं, जिसके बाद अचानक से ये तीनों गायब हो गई हैं। पुलिस ने इस मामले में छात्राओं के परिजनों को जानकारी दे दी है। पुलिस का दावा है जल्दी ही लापता छात्राओं का सुराग लगा लिया जाएगा। तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, जहां हॉस्टल से 3 छात्राएं गायब। एक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है जी। इसमें 3 बच्चियां हैं, 6th और 7th और 8th की जी। वो सुबह जब इनका योगा के लिए इनको उठाया गया तो तीनों मिसिंग थी। इस संबंध में थाने सूचना मिली है और इसमें इनकी तलाश की जा रही है जी। यहाँ पे सीसीटीवी भी होगा, उसमें कुछ नजर आया? हाँ, उसमें लड़कियाँ बरामदे में टहल रही हैं, टहलते हुए दिखाई दी हैं। फिर कहाँ गई हैं इसके बारे में हम तलाश कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। क्या लड़कियां कहाँ की थी और इनके परिजनों से भी क्या कुछ बात हुई है? उनके परिजनों से भी बात हुई, वो आ गए हैं, क्योंकि ये आवासीय विद्यालय हॉस्टल है, हॉस्टल में ही रहती थी, और ये कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई यहाँ होती है। और एक इनके बारे में जो सीसी फुटेज वगैरह मिले हैं उसके आधार पर इनकी तलाश की जा रही है। सर, बच्चे कहाँ की रहने वाली हैं? ये लोकल यहीं की है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। आप देख रहे हैं शक्ति सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति, किस क्लास की ये छात्राएं थी और अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग लगा है क्या? देखिए रोमाना, इन बच्चों के पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ। इनके तीनों के नाम बुशरा, महक और इशिका, ये तीन बच्चियां हैं। एक बच्ची 7वीं क्लास की है और 2 बच्चियां 8th क्लास की है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकल गाजियाबाद की रहने वाली हैं और अपने घर नहीं गई, तो इसके बाद ये कहाँ गई, सबसे बड़ा सवाल यही है। ये बच्चियां देखी गई हैं, देर रात तक देखी गई हैं, जो सीसीटीवी में टहल रही हैं। बैग लेने के बाद तीनों साथ निकलती हैं, यहाँ तक सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास आ गई है। उसके बाद क्योंकि नाबालिग बच्चियां कहीं किसी गलत हाथ में भी जा सकती हैं, तो बच्चियां वहां से निकली हैं। जिसके बाद जो पुलिस है, पुलिस हालांकि इसमें पुलिस तफ्तीश कर रही है और पुलिस पता भी निकाल रही है, इनके परिवार को भी बता दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर ये हॉस्टल में रहा करती थी, वहां पर वो हॉस्टल की भी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से ये वहां से गेट से बाहर चली गई, वो भी देर रात। बिल्कुल, कई सवाल है ना जिसके जवाब यहाँ पर जो प्रशासन है, हॉस्टल प्रशासन है, प्रबंधन है, उसको भी यहाँ पर देने होंगे। और इस बीच अगली खबर ग्रेटर नोएडा से इस वक्त आ रही है। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच में टॉस टल गया है। टेस्ट मैच के दूसरे दिन खेल पर संशय। ग्राउंड गीला होने की वजह से कल भी टॉस नहीं हो पाया था। शहीद विजय सिंह पथिक स्टेडियम में मैच लेकिन हो नहीं पा रहा है शुरू। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो है उसका जिम्मा है स्टेडियम की देखरेख करना। और देखिए, दूसरे दिन भी स्टेडियम गीला है और इस वजह से आज भी अब तक टॉस नहीं हो पाया। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच फिलहाल टॉस टल गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र इस समय मौजूद है। जरा उनसे जानते हैं, आखिरकार ये तो लापरवाही का सा मामला यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले से मैच तय था, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जिसका जिम्मा स्टेडियम की देखरेख का, उसकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? जी, बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की मैच, तो तीनों का मैच होने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राधिकरण के संबंधित अधिकारी थे, उनकी बदनामी के कारण जो है
वो मैच टल गया, यानी कि जो कल होना था वो कल भी डिले हो गया मैच, और आज भी सुबह 9:30 पर मैच शुरू होने वाला था, वो आज भी वो मैच टल गया है। और जिस तरह से जो कारीगरों की जो लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो भी स्टेडियम में जो मानक होते हैं वो कहीं ना कहीं असुविधाओं के कारण जो है वो मैच आज भी टल गया। जो लोग दूर दूर से जो क्रिकेट प्रेमी से जो आए थे उनको ना पर ही थोड़ा अपने गंतव्य पर वापस। बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मैच जो है आज दूसरे दिन भी टॉस नहीं हो पाया। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी की हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली एम्स में आईसीयू में उन्हें भर्ती किया गया है। सीताराम येचुरी गंभीर रूप से बीमार हैं, उन्हें एम्स में भर्ती किया है। और आपको बता दें कि 19 अगस्त को उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था, लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि सांस लेने में दिक्कत है और अब उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया है, जहां पर उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जो वरिष्ठ डॉक्टर है एम्स के, वो उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, काफी दिनों से सीताराम येचुरी की तबियत खराब चल रही है। 19 अगस्त को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था और अब ये जानकारी मिल रही है कि उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। आईसीयू में भर्ती हैं दिल्ली एम्स के सीताराम येचुरी और गंभीर बीमारी के चलते दिल्ली एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया है। सांस लेने में दिक्कत की समस्या उनको हुई थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। 19 अगस्त को उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था और उसके बाद से ही उनकी हालत खराब बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं। आशीष, फिलहाल सीताराम येचुरी की तबियत को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? एक हफ्ते से वो एम्स में पहले से भर्ती थे। उन्हें रेस्पिरेटरी लंग्स में थोड़े से इन्फेक्शन की शिकायत थी, जिसको लेकर के वो एम्स अस्पताल पहुंचे थे और उसके बाद उनकी सिचुएशन और ख़राब हो गई, जिसके बाद उन्हें कुछ दिनों पहले आईसीयू में शिफ्ट किया गया। और अभी हमें ताज़ा जानकारी ये मिल रही है कि उनकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई है। सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और उन्हें अब रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर डाला गया है। तो इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्थिति काफ़ी बिगड़ गई है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं क्रिटिकल है। हालांकि डॉक्टर्स की टीम उनको अटेंड कर रही है। शाम तक हमें और अपडेट मिल सकता है एम्स की तरफ से, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि कॉमरेड सीताराम येचुरी सीपीएम जनरल सेक्रेटरी की कंडीशन जो है वो निश्चित तौर पर अब काफ़ी गंभीर हो गई है। शुक्रिया आपका आशीष जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली की सियासत पर अभी का बड़ा अपडेट। राष्ट्रपति ने बीजेपी विधायकों की चिट्ठी गृह मंत्रालय को भेज दी है। दिल्ली बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी थी और केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग उनके तरफ से की गई थी। और उस पर बड़ा अपडेट ये है कि राष्ट्रपति ने बीजेपी विधायकों की उस चिट्ठी को गृह मंत्रालय को भेज दिया है, जो चिट्ठी बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को लिखी थी। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग इस चिट्ठी के जरिए की गई थी और अब ये चिट्ठी गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली की सियासत को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। राष्ट्रपति ने बीजेपी विधायकों की चिट्ठी गृह मंत्रालय भेज दी है। दरअसल दिल्ली बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था और केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। अब इस चिट्ठी को गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति की तरफ से भेजा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त लाइव हमारे साथ कनेक्ट हैं। अंकित, डिटेल में जानकारी दीजिएगा। चिट्ठी जो विधायकों ने लिखी, राष्ट्रपति को क्या था उस चिट्ठी में और अब गृह मंत्रालय को भेज दी गई है। क्या अभी तक कुछ एक्शन या कुछ रिस्पॉन्स गृह मंत्रालय की तरफ से आया है? इस वक्त के लिए खबर यह है, अगर हम आज की खबर के लिहाज से बात करते हैं तो राष्ट्रपति भवन की तरफ से चिट्ठी जो एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा होती है वो गृह मंत्रालय को भेजी गई है। लेकिन उसके पीछे की खबर क्या है? पीछे की खबर यह है कि 30 अगस्त को जो दिल्ली बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की और दिल्ली में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, एक संवैधानिक जो है संकट का जिक्र करते हुए ये कहा कि दिल्ली सरकार को भंग कर देना चाहिए। 2-3 मुख्य आधार बताए गए। पहला आधार ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और उसके चलते जो कई बड़े फैसले हैं नहीं लिए जा पा रहे। दिल्ली में बाढ़ ऐसे हालात होते हैं, लोगों की जान जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री जेल में होने के चलते फैसले नहीं ले पा रही है सरकार। दूसरा, एक के बाद एक घोटाले होते जा रहे हैं, उस बात का जिक्र किया गया है। और तीसरा यह कहा गया है कि आयुष्मान भारत ऐसी योजनाएं जो कि जो है जनता के हित की फैसले हैं, वो केंद्र सरकार की योजना है लेकिन दिल्ली में लागू नहीं हो रहा है। और इसी का हवाला देते हुए दिल्ली की सरकार को भंग करने की
मांग की है। यानी साफ तौर पर दिल्ली बीजेपी के विधायकों का यही कहना है कि दिल्ली की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया अंकित आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि जो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई थी वो उन्होंने गृह मंत्रालय को आगे भेज दिया है। एक और बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर खैरागढ़ में बारिश से बाढ़ जैसे हालात है और शहर में कई इलाकों में पानी घुस गया। लगातार बढ़ते जलस्तर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खैरागढ़ जिले में आमनेर और पिपरिया नदी उफान पर है और निचले क्षेत्र में बसे लोगों के घर तक पानी घुस गया। आप देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो पूरा जो इलाका है मुख्य बाजार का, देखिए किस तरीके से वहां पर कमर तक पानी है और रिहायशी इलाके डूब गए हैं, बाजार डूब गए हैं। खैरागढ़ में बारिश के बाद जो हालात है आप देखिए किस तरीके से पानी बस्तियों में घुस गया है, मुख्य बाजार में घुस गया। यानी कि कह सकते हैं कि लगभग जो पूरा का पूरा ये शहरी क्षेत्र है ये जलमग्न हो गया है। तो खैरागढ़ में बारिश के बाद कैसे बाढ़ जैसे हालात हुए हैं, ये मुख्य सड़क की तस्वीर आप देख रहे हैं। इतनी चौड़ी सड़क, रिहायशी इलाका और आसपास आप देख सकते हैं कि दुकानें हैं, लेकिन हालात क्या हैं वो आप जान लीजिए। कैसे लग रहा है कि तालाब में ये पूरी सड़क तब्दील हो चुकी है, लेकिन ये मुख्य सड़क है जहां से लोग गुजरते हैं। रिहायशी इलाकों में देखिए किस तरीके से के हालात हैं। घर के बाहर लोगों के पानी घुस चुका है, हालात ऐसे कि घर के भीतर तक पानी घुस चुका है। कुल मिलाकर हालात इस वक्त बाढ़ जैसे बनते हुए खैरागढ़ में नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश और उसके बाद जैसे हालात आप देख रहे हैं खैरागढ़